Hello students, welcome you all the video lecture series of PPC. In previous lecture we started the different methods of forecasting. So today we are going to see further methods which are useful or which are mostly important in forecasting फॉर योर फ्यूचर बेस्ड प्रोडक्ट्स. ओके, तो आज हम देखेंगे थर्ड, जिसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो मेथड्स देखे थे ज्यूरी मेथड्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. और आज हम देखे थे और बाद में देखा था कि सर्वे ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन. ठीक है, तो ये दो मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड. यानी ये मेथड जो देख रहे हैं हम इस मेथड का यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए. ठीक है ना. तो आज हम उसी मेथड, बहुत सारे मेथड्स है, नंबर ऑफ मेथड्स है. तो उसमें का एक मेथड है जिसका नाम है सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड. अब ये मेथड क्या है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. इन दिस मेथड द सेल्स फोरकास्टिंग इज डन बाय द सेल्स फोर्स. यानी फोर्स यानी क्या, यहाँ पे किसी चीज़ की फोर्स नहीं किया जाता है. यहाँ पे एक यूनिट रहेगा, एक पीपल का ग्रुप रहेगा, मेंबर्स रहेंगे उसके अंदर. उसको हम फोर्स कहते हैं कि वो क्या करता है कि आपकी फोरकास्टिंग करता है. यानी जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट एक फोरकास्टिंग करता है कि आपका प्रोडक्ट का फोरकास्टिंग किस बेसिस के ऊपर होना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या कंसिडर करने चाहिए. और मार्केट में अगर आपको स्टैंड करना है तो वहाँ पे भी आपको किस तरीके से आपको फोरकास्टिंग में क्या पॉइंट्स पुटअप करने चाहिए, ये आपको एक सेल्स डिपार्टमेंट आपको हेल्प करता है. उसके अंदर बोला जा रहा है कि ईच सेल्समैन डेवलप्स द फोरकास्ट फॉर हीज रिस्पेक्टिव टेरिटरी. अब होता क्या है कि जब कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए मार्केट में जाता है तो पर्टिकुलर सेल्समैन्स रहते हैं आपके, जो उनको टेरिटरी दी जाती है. यानी एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है कि उस एरिया में ही आपको आपका मार्केटिंग करना है, आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है. तो वहाँ पे होता क्या है कि उसके वजह से जब आप एक ही जगह पे कंटिन्यूसली विजिट देते हो, मार्केटिंग करते हो, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन देते हो, तो आपको वहाँ पे एक जनरल आइडिया आ जाती है कि यहाँ पे किस थिंकिंग के, किस लोकेलिटी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उस एरिया के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर मेरा प्रोडक्ट कितना विस्टैंड करेगा, या वो वहाँ पे वर्क होगा या नहीं होगा, वहाँ पे उसका यूज़ उतना होगा या नहीं होगा. तो ये कौन कर सकता है, वो वहाँ का एरिया का सेल्समैन ही आपको उसका प्रॉपर तरीके से एक फीडबैक दे सकता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से वर्क नहीं करेगा. तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. यानी कंसिडर करने पड़ने से अच्छा है कि वो सेल्समैन आपको एग्जैक्टली बैंग आपको एक प्रॉपर एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट कहेंगे लेकिन ऑलमोस्ट प्रिसाइज्ड आपको एक सर्वे करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है. द टेरिटरी वाइज फोरकास्ट्स आर कंसोलिडेटेड एट ईच ब्रांच और रीजन level and the aggregate of all these forecasting is taken as the corporate forecast. अब होता क्या है, अलग अलग रीजन से अलग अलग फोरकास्टिंग आएंगी, अलग अलग जजमेंट्स आएंगे, अलग अलग फीडबैक्स आएंगे. इंपॉर्टेंट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह से सेम ही आएगा. तो जब ये क्यूमुलेटिव सब तरफ से जो भी आपका फोरकास्टिंग हो रहा है, कौन कर रहा है, ये हर एरिया का, हर टेरिटरी का वहाँ का सेल्समैन. वो सेल्समैन क्या करता है कि अपनी अपनी राय, अपने को पास जो जजमेंट आया है हर एक सेक्टर से, हर एक टेरिटरी से, हर एक एरिया से, वो अपने मैनेजर्स को कहिए या हायर अथॉरिटी को, वो जो भी रहेगा उसने जो सर्वे किया है उसके पास जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पास ऑन करेगा. तो ये सब चीज़ें एक मैनेजर लेवल है, जो भी हायर अथॉरिटी क्या करती है, सबको क्यूमुलेटिवली एक जगह पे कंसोलिडेट करती है, यानी एक साथ लेती है और उसके ऊपर स्टडी करके कंसिडरेशन या एक फाइनल पॉइंट के ऊपर आया जाता है कि हाँ, इस तरीके से हमें फोरकास्टिंग करने की ज़रूरत है. क्योंकि हर जगह के टेरिटरी से कुछ ना कुछ तो जब भी फीडबैक आएगा तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन भी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी नहीं करेंगी. तो उसमें से ही आपको उस एक्सपर्ट या जो भी हायर अथॉरिटी रहती है उसमें से ही वो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल जो भी पॉइंट्स रहेंगे उसको कंसीडर करके वो एक इंडस्ट्री के बेस पे या आपके कॉर्पोरेट के बेस पे फोरकास्टिंग करते हैं कि यस, कि इस इंडस्ट्री को या इस कॉर्पोरेट को या इस कंपनी को हमें
इस तरीके से मार्केट में उतारना है, इसके तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस रहना चाहिए, इसका सेलिंग इस तरीके से होना चाहिए, इसका प्रोसेसिंग इस तरीके से होना चाहिए, तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। देन इट इज़ अ ग्रास रूट मेथड। The forecast originates at the grassroots in a micro level sales territories। अब इसको ग्रास रूट मेथड भी बोला जाता है। क्यों ग्रास रूट यानी क्या, अपन हम जो बोलते कि ग्रास उगाना, यानी जब ग्रास उगाना यानी क्या, एकदम इनिशियल पॉइंट, यानी हर एक बारीकी से आप सोचते हो और वहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रास उगाने की कोशिश करते हो। तो वैसा ही फोरकास्टिंग कहते हैं इसको, कि क्या हो जा रहा है कि हर टेरिटरी से, हर एरिया से आपको जब बेसिक एकदम कस्टमर से ही फीडबैक आ रहा है, कंज्यूमर से ही फीडबैक आप ले रहे हो कि सीधा सीधा किस तरीके से आपको प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट में आपको चेंजेस चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो जब ये फीडबैक आपके पास जब आता है, तो आपके पास आपका प्रोडक्ट में वो चेंजेस करने के चांसेस, या वो आपको हेल्प करता है किस तरीके से आपका प्रोडक्ट आपका चेंज होना चाहिए, उसके अंदर वर्क किस तरीके से करना है आपको। तो वो एकदम आपको बैंग ऑन या एक्यूरेट, ऑलमोस्ट प्रिसाइज्ड आपको रिजल्ट देता है। तो वो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इस सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड के अंदर। अब उसके एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है उसका, द सेल्समैन आर closest to the customers and are able to judge their minds and thus they predict market more correctly। जो वही अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सॉरी, कि सेल्समैन ही वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो आपके फोरकास्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि वो क्या हो जाता है कि वो कस्टमर के बहुत क्लोज रहता है, वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, कस्टमर के फीडबैक ले सकता है, वो सोच सकता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप जब भी कोई चीज़ें जो मीन्स कुछ चीज़ों की स्टडी कर रहे हो, तो आपको वो इजी हो जाता है कि कौन सी कंसिडरेशन आपको करनी चाहिए, कौन सी कंसिडरेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ उसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको हेल्प करती है। तो ये उसका बेस्ट एडवांटेजेस है और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है कि आपको उसका ये फ़ायदा गिरता है। देन सेकंड है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द सेल्स एज पर द फोरकास्ट आर इंटरेस्टेड with the salesman because the salesman have made the forecast। यानी इसमें हो रहा क्या है, इसका बेस्ट एडवांटेजेस क्या है कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी फोरकास्टिंग करने की, या जो भी फोरकास्टिंग करने के बाद जो भी आपको टारगेट अचीव करना था, जो भी करना था, तो वो आपको हेल्पफुल हो रहेगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि ये सेल्समैन जब भी फोरकास्टिंग करेगा आपका, तो उसके कुछ तो सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही करेगा, और वो जो मार्केट का डिमांड रहेगा उसके बेसिस पे ही आपको हेल्प करेगा कि इस तरीके से आपको फोरकास्टिंग करनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है कि आपको उसका फोरकास्टिंग भी करना पड़ेगा और उसी प्रोडक्ट को आपको मार्केट में लॉन्च करना भी होगा और वही उसको सेलिंग भी करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से हो जाता है क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसके ऊपर आ जाएगी तो वो काम प्रॉपर तरीके से करता है, क्योंकि उसके ही बेसिस के ऊपर वो फोरकास्टिंग की गई थी। तो ये उसका एक बेस्ट बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट है, द फोरकास्ट डेवलप्ड बाय दिस मेथड हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। क्या हो जाता है, जब भी आपको एक कॉन्करेंट या एक ऐसा बेस्ट मिल जाता है, एक कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाता है कि आपको पता है कि इस तरीके से ही ये होने वाला है, इसकी वजह से हो जाता क्या है कि आपकी जो भी फोरकास्टिंग होने वाली है, तो वो फोरकास्टिंग क्या होगी, वो स्टेबल रहेगी और रिलायबल रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि XYZ जगह के लिए आपने XYZ प्रोडक्ट यूज़ किया और उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए आपने XYZ तरीका यूज़ किया। तो हमें इस बेसिस के ऊपर, जजमेंट के ऊपर काम करने के लिए जब भी हम जाते हैं तो आपको वहाँ पे मोस्टली क्या हो जाता है कि आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होता है। या इस मेथड के अंदर क्या हो जाता है कि आपको जो भी फोरकास्टिंग की गई है सेल्समैन के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर से, तो आपको वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है, रिलायबिलिटी देता है कि आपका जो भी फोरकास्टिंग किया है वो डेवलप भी करने के लिए, और जो फोरकास्टिंग फ्यूचर में काम यानी एक्चुअल वर्क करेगा तो वो रिजल्ट भी उतने ही लेवल का देगा। देन नेक्स्ट है, द फोरकास्ट डिराइव्ड बाय दिस मेथड कुड बी इजीली एंड मीनिंगफुली ब्रोकन डाउन टेरिटरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर टाइप वाइज एंड मंथ वाइज। अब इसमें होता क्या है
जब भी आप इस मेथड का यूज़ करोगे तो इस मेथड के अंदर आपको एक बेनिफिट एक मिल जाएगा कि आपको जब भी फोरकास्टिंग करनी है तो ये फोरकास्टिंग आपको एक फ्रीडम देता है, लिबर्टी देता है कि आप कैटेगराइज्ड वाइज भी आप आपकी फोरकास्टिंग कर सकते हो। जैसे एरिया वाइज कर सकते हो, कस्टमर वाइज कर सकते हो, उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट वाइज भी आप कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो कि आपको किस तरीके से आपको आपका फोरकास्टिंग करना है। यानी मान लो कि मुझे कंसिडर करना है कि प्रोडक्ट वाइज ही मुझे मेरी फोरकास्टिंग करनी है, तो प्रोडक्ट वाइज ही आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है कि प्रोडक्ट के अंदर आपको पॉइंट क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन सी चीज़ें कम करनी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा करनी है, कौन सी चीज़ों में कॉस्टिंग आपको कम ज़्यादा रखनी है। तो ये आप उसके हिसाब से करोगे। कस्टमर वाइज जब देखोगे तो मुझे मेरा कस्टमर प्रीमियम है, लो मीडियम क्लासेस का है या मीडियम क्लास का है, तो ये देख के भी मुझे मेरे कस्टमर की के हिसाब से भी मुझे फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी मेरे प्रोडक्ट को लेके कि किस तरीके से मुझे मेरा प्रोडक्ट उस कस्टमर को यूज़फुल रहेगा। वो एक देखोगे आप। एरिया वाइज देखोगे कि मेरा रूरल एरिया में जा रहा है, अर्बन एरिया में जा रहा है मार्केट में प्रोडक्ट, तो वो भी कंसिडर आपको वो हेल्प करता है ये मेथड कि आपको उसके बेसिस पे भी आप आपका फोरकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है लास्ट एडवांटेज इसका, कोऑर्डिनेशन बाय द फील्ड सेल्स मैनेजमेंट बिकॉज मोर मीनिंगफुल व्हेन द फोरकास्ट आर मेड बाय द सेल्स फोर्स। यानी क्या हो जाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहती है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप कोऑर्डिनेशन करते हो हर एक एरिया में, हर एक एरिया के लोकल लोगों से या आपके ऑथोरिटी पर्सन से, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन इस तरीके से स्ट्रांग बन जाता है कि आपके अंदर आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है तो वो प्रॉपर तरीके से होगा। जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मीनिंगफुल रहेंगे जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो। तो इसका एक मेन एडवांटेजेस है। अब हम देखेंगे उसका डिसएडवांटेजेस कि सेल्समैन आर सर्टनली नॉट एक्सपर्ट्स इन अ फोरकास्टिंग सो दे कैनॉट यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। अब इसमें हो जाता है कि ऑब्वियस चीज़ है, सेल्समैन को सिर्फ मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने का पता रहता है, उसको ये नहीं पता रहता कि वो कहाँ किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाए, उसके पीछे किस तरीके से काम किया गया है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उसको इतना मालूम नहीं रहता, इसलिए वो इतना एक्सपर्ट्स नहीं रहता कि आपका प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेलिंग दे सके, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या क्या हो रहा है या किस तरीके से इसकी टेक्निक यूज़ की गई है। तो उसको सिर्फ सेलिंग करना पता है, वो उसकी सिर्फ खूबियाँ बता सकता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका नहीं बता सकता या उसके जो पीछे के एडवांटेजेस रहेंगे या क्यों यही मटेरियल यूज़ किया, किस लिए किया, ये वो बता नहीं सकता, वो टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकता या एलाबोरेट भी नहीं कर सकता। तो ये उसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया। सेकेंड है एज सेल्समैन सेल्स quotas are to be based on their sales forecast. They may tend to underestimate demand and play it safe. अब क्या हो जाता है कि सेल्समैन के कुछ सेल कोटाज रहते हैं, उनके पास कोटाज रहते हैं कि भैया इतना इतना प्रोडक्ट आपको बेचना है और आपको करना ही है। तो वो क्या जाता है कि वो फोरकास्टिंग के अंदर कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, लिया भी होगा तो वो उसके अगर वर्क नहीं कर पा रहे होंगे तो वो वहाँ पर भी डिसएडवांटेज आपको ऐसा जाता है कि आपको एंड में आपके कंपनी को उसका लॉस उठाना पड़ता है। ये उसका डिसएडवांटेजेस हो गया। एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस है उसका, सेल्समैन मे नॉट नो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी एंड द गिवन इंडस्ट्री विच मे बी नेसेसरी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब हो जाता है कि सेल्समैन के पास क्या हो जाता है कि कंपनी कहती है कि ये प्रोडक्ट है, इसका 100 रुपये का एक वैल्यू है और आपको इसका 110, 120 या 150 रुपये में आपको इसको मार्केट में बेचना है, राइट। तो हो जाता क्या है कि जब ये सेल्समैन मार्केट पे एक्चुअल वर्क करता है तो उसको ये नहीं पता रहता है कि बैकग्राउंड में चेंजेस क्या हो रहे हैं, सर्टेन चेंजेस क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए। मान लो इस चीज़ के अंदर कहीं आपकी प्राइसिंग में कम ज़्यादा चीज़ हो गई तो आपके उस सेल्समैन को उतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं मिलता है या समझ में नहीं आता कि वो क्या करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो ऑलरेडी जो करंट बेस के ऊपर था तो उस प्राइस में ही मार्केट में आया है और आपको उसी तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च करना है। लेकिन सडनली आपका प्राइस हाइक हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। तो वो नहीं इसके अंदर होता है क्योंकि उसको उतना जल्दी ये जो भी चेंजेस हो जाते हैं उसके पास उतनी क्विक टाइम में वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो ये उसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है उसके अंदर का, और यही चीज़ उसके अंदर मेन डिसएडवांटेजेस की है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड, यानी कंज्यूमर्स ओपिनियन सर्वेस।
अब ये आपको इसका नाम ही या इसके हेडिंग ही आपको एक आइडिया दे रही होंगी कि मार्केट में हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, कस्टमर के ऊपर। यानी कस्टमर से आप फीडबैक लोगे, कस्टमर से आप क्वेश्चनिंग करोगे या उसकी फीडबैक लोगे कि उसको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या चाहिए, उसमें रेट क्या चाहिए। तो जब ये ऐसा कुछ सर्वे आप करोगे मार्केट में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स से, तो आपको उसका नॉलेज लेके आपको वो उसके ऊपर फोरकास्टिंग करने के लिए इतनी हेल्प होती है कि आपको नियर अबाउट आप, मैं जैसे कह रहा था कि एक्यूरेट जो प्रिडिक्शन होगा आपका, एक्यूरेट प्रिसाइज जो प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करोगे आप, तो वो ऑलमोस्ट प्रिसाइज या एक्यूरेट होगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि जिस कस्टमर को आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपका प्रोडक्ट, तो वो खुद ही बोलता है, जब आप इस मार्केट में इस सर्वे करोगे, उसके साथ कंज्यूमर का ओपिनियन लोगे, तो खुद ही आपको बता देगा कि मुझे किस तरीके से प्रोडक्ट में क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो ऑब्वियस चीज़ है, जब आपके पास ऑलरेडी एक डिमांड आ रही है स्टार्टिंग में ही कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय ये चीज़ें आप उसके अंदर कंसिडर करो, ये चीज़ें मत करो, क्योंकि ये चीज़ें मुझे हेल्पफुल रहेगी। तो एंड यूज़र ही आपको अगर बता रहा होगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपको फोरकास्टिंग करने में बहुत ज़्यादा इजीली आप उसको फोरकास्टिंग कर सकते हो, हेल्प होती है इजीली। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इन दिस मेथड फोरकास्टिंग एक्चुअल यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स एंड देयर प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आर इंसर्टेड। ठीक है, तो इसमें वही कहा कि जैसे आप जब पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री कंज्यूमर से वो कांटेक्ट करते हो, तो आप उससे फीडबैक जब लेते हो, तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो किस तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च करना है। तो इसका बहुत बड़ा हेल्प आपको फोरकास्टिंग के अंदर हो जाता है। ठीक है ना। द डिमांड फोरकास्ट फॉर द प्रोडक्ट इज़ कंसोलिडेटेड फ्रॉम दिस डेटा। अब जो भी रहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था कि फोरकास्ट यानी फ्यूचर में जो डिमांड आने वाली है या डिमांड रहेगी, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर आप आपकी फोरकास्टिंग कर सकते हो कि फ्यूचर में मुझे किस तरीके से मुझे मेरा प्रोडक्ट को एनहांस करना है, उसमें डेवलप करना है, उसके अंदर चीज़ें कम ज़्यादा करनी है। फिर उसके रिगार्डिंग अगर मुझे मशीनरीज चेंज करनी, तो मशीनरीज चेंज करनी पड़ेगी, मैन पावर चेंज करने पड़ेंगे, प्लांट की साइज़ कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कम ज़्यादा करूँगा। कहीं दूसरी तरफ मेरा प्लांट बनाना है, तो वो भी मैं कंसिडरेशन में रखूँगा। तो अगर आपके पास फ्यूचर के बारे में अगर सब चीज़ें अभी पता है ऑलमोस्ट कि होने वाली है, तो आपको फोरकास्टिंग करने को कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आपकी प्री प्लान करने को आपको कुछ इशू होगा ही नहीं। जो भी फ्यूचर में चेंजेस होंगे, कुछ भी चेंजेस होंगे, तो आप उसके अंदर उस टाइम पे इतने स्टेबल रहोगे और एबल रहोगे कि आपको वो चेंजेस हल्के से करने के लिए कुछ दिक्कत डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये मेथड आपको एग्जैक्ट डेटा देंगी या फोरकास्टिंग में हेल्प करेंगे। द बायर सर्वे कैन बी मेड ऑन द सैम्पलिंग बेसिस और सेंसियस बेसिस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ यूज़र ग्रुप टू बी कवर्ड। अब होता क्या है कि आप इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन जाके तो कंज्यूमर से आप उसकी फीडबैक नहीं ले सकते, तो आप क्या करते हो कि कुछ नंबर ऑफ पीपल से आप बात करते हो और उनके कंसोलिडेटेड फीडबैक के ऊपर ही आप लॉजिक लगा के एक रिजल्ट पे आते हो कि हाँ मुझे ये चेंजेस इसके अंदर करने हैं, इसके अंदर ये चेंजेस नहीं करने, इसकी प्राइसिंग ये रखनी पड़ेगी, इसकी प्राइसिंग ये नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल के सर्वे के ऊपर से आप डिसाइड करते हो। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट इसकी एडवांटेजेस पे आते हैं कि क्या एडवांटेजेस है। द फोरकास्ट बिकम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी सीधा सीधा क्या है कि जब कस्टमर से ही आपको फीडबैक आ रहा है, तो आप फोरकास्टिंग करने में वो उतने रिलायबल हो जाते हो, इतने स्टेबल हो जाते हो कि आपका जो भी फोरकास्टिंग रहेगा उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, उसमें कोई भी एरर्स रहने के चांसेस ही नहीं रहते। तो एक बेनिफिट इसका है। सेकंड बेनिफिट, इट गिव्स रेडी मेड फोरकास्ट यूज़र वाइज एंड यूज़र इंडस्ट्री वाइज। यानी क्या हो जाता है कि आपको एक फोरकास्टिंग ऑटोमेटिक मिल ही जाती है, रेडीमेड मिल जाती है। जब आप कोई भी कंज्यूमर से या कस्टमर से सर्वे करते हो, मार्केट सर्वे करते हो, फीडबैक लेते हो, तो ऑलमोस्ट आप उसके साइमल्टेनियसली आपकी फोरकास्टिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो आपको जब भी आप उसके ऊपर वर्क करोगे, तो आपको दिखता है कि मुझे मेरा फोरकास्टिंग तो रेडीमेड मिल गया। और रेडीमेड फोरकास्टिंग की वजह से क्या हो जाता है, आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कुछ ज़्यादा उसके अंदर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बिग मेन डिसएडवांटेज क्या है, the respondents may not themselves to be quite
क्लियर अबाउट देयर कंजम्पशन पैटर्न और बाइंग प्लान्स और दे में बी अनविलिंग टू डिस्कस देयर प्लान्स फ्रैंकली। अब हो जाता क्या है कि बहुत बार कस्टमर्स क्या हो जाते हैं कि उनकी दिल की बातें तो आपको प्रॉपर नहीं बताएंगे ना, वो उसके बेनिफिट के हिसाब से ही आपको बोलेगा कि इसका प्राइस इतना कम करो, इसके अंदर ये चीज़ डालो, इसकी क्वालिटी ये रहनी चाहिए, उसकी क्वालिटी वो नहीं रहनी चाहिए। तो वहाँ पे हो जाता है क्या कि वो जो भी वहाँ पे जो सर्वे लिए कर रहा है या जो भी उससे बात कर रहा है, तो उसका एक काम होता है कि उसको वो कंज्यूमर का माइंड रीड करना पड़ता है। वो जब उस कंज्यूमर का माइंड रीड करेगा तो ही जाके आपको वो आपका जो फीडबैक दे रहा है तो वो थोड़ा सा अपने को बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो भी वो कंज्यूमर आपको फीडबैक दे रहा है तो ये 100% सही रहेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो फीडबैक तो दे देगा लेकिन वही कंज्यूमर कल वो उसको यूज़ करेगा नहीं, इसकी गारंटी कौन ले रहा है ना। तो ये उसका एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। तो आज के लेक्चर में भी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग मेथड्स देखेंगे। थैंक यू।